आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि जीएसटी क्या होता है। ठीक है, जीएसटी कब लाया गया, जीएसटी लाने का उद्देश्य क्या था, ये सारा का सारा मैंने कल आपको क्लास में डिस्कस करके बताया था। आज की क्लास में जो जानना है वो है टाइप्स ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है। जीएसटी कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे देखिए मुख्यतः जीएसटी 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का आपका जीएसटी होता है, जिसमें पहला आता है आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, उसके बाद से आईजीएसटी आता है, उसके बाद से यूटीजीएसटी आता है। तो देखिए सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स, एक प्रकार का सेंट्रल जीएसटी होता है। समझ में आ रहा है ना? सीजीएसटी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल जीएसटी होता है। और यस जीएसटी का मतलब होता है स्टेट जीएसटी। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल जीएसटी और यस जीएसटी का मतलब स्टेट जीएसटी। और यहाँ पे एक आता है आईजीएसटी, और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। और यूटीजीएसटी आता है, और यूटीजीएसटी लगाया जाता है कहाँ पे? केंद्र शासित प्रदेशों में। कहाँ पे लगाया जाता है? केंद्र शासित प्रदेशों में। और इसको यूनियन टेरिटरीज जीएसटी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना? यानी कि जीएसटी को टोटल जो है आप इस तरीके से बोल सकते हैं 4 भागों में बांटा गया है। एक आपका सीजीएसटी आता है, एक आपका एसजीएसटी आता है, एक आपका आईजीएसटी, एक आपका यूटीजीएसटी आता है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी को लोकल जीएसटी के अंतर्गत रखा जाता है, इसको इंट्रा स्टेट जीएसटी के नाम से जानते हैं। और ये हमारा इंटर स्टेट जीएसटी होता है, और इसको हम यूटी जीएसटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा भी है। सी का मतलब सेंट्रल होता है, एस का मतलब स्टेट होता है, आई का मतलब इंटीग्रेटेड होता है, और यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरीज होता है। ये सब जीएसटी के अंतर्गत हमको सीखना है। और कैसे जीएसटी हमको लगाना होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको आज की क्लास में बताया। यानी कि इतने प्रकार के आपके जीएसटी होते हैं। इस तरीके से हम बात करें तो एक और यहाँ पे ऑप्शन दिया है, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर जीएसटी के अंतर्गत अगर हम किसी गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं तो कौन कौन सा जीएसटी अप्लाई होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है, ये है आपका इंट्रा स्टेट। क्या दिया हुआ है? इंट्रा स्टेट दिया हुआ है। तो इसके लिए लिया हुआ है सीजीएसटी और यस जीएसटी लिया हुआ है। और ये दिया हुआ है इंटर स्टेट, इसमें आईजीएसटी लिया हुआ है। तो ये दोनों में अंतर क्या है? तो जैसे कि इंट्रा स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे और इंटर स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे कि मान के चलिए एक बिजनेसमैन है पडरौना की और एक बिजनेसमैन है गोरखपुर की। दोनों यूपी के अंदर ही आ रहे हैं, दोनों यूपी के अंदर है ना। जैसे मान के चलिए कि एक बिजनेसमैन है पडरौना के और एक बिजनेसमैन है गोरखपुर के, और ये दोनों यूपी के अंदर व्यापार कर रहे हैं। और ये पडरौना वाला अगर गोरखपुर से कुछ सामान अगर सेल करता है, पडरौना वाला अगर गोरखपुर को कोई सामान सेल करता है, तो उस समय हम इंट्रा जीएसटी का प्रयोग करते हैं, इंट्रा स्टेट जीएसटी का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो गुड्स हम सप्लाई कर रहे हैं ये अपने स्टेट के अंदर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान के चलिए कि गोरखपुर वाला पडरौना को सेल करेगा तो भी किसके अंतर्गत आएगा? इंट्रा स्टेट के ही अंतर्गत आएगा। मतलब अगर अपने स्टेट के अंदर कोई सेल हो रहा है, अगर अपने स्टेट के अंदर किसी गुड्स या सर्विस को अगर हम सेल करते हैं तो उसमें हमको इंट्रा स्टेट जीएसटी चार्ज देना होता है। समझ में आ रहा है ना? अपने स्टेट के अंदर इंट्रा जीएसटी लगता है, और अपने स्टेट के बाहर, जैसे कि मान के चलिए कि एक बिजनेसमैन है जो यूपी का है। कहाँ का है? यूपी का है। और एक बिजनेसमैन है जो कहाँ का है? बिहार का है। तो ये अपने स्टेट से अलग स्टेट में हो गया ना। तो अगर इस तरीके से अगर हम जीएसटी मतलब गुड्स या सर्विस अगर हम सेल करते हैं तो इस केस में आई जीएसटी लगता है। क्या लगता है? आई जीएसटी लगता है। मतलब आप इतना समझिए कि अगर अपने स्टेट के बाहर किसी गुड्स या सर्विस को अगर आप सप्लाई करते हैं तो आई जीएसटी लगता है, और अपने स्टेट के अंदर किसी गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं तो इंट्रा स्टेट लगता है। और इंट्रा स्टेट को 2 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी और यस जीएसटी। और इंटर स्टेट को सिंगल मतलब आई जीएसटी के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये तो रहा हमारा टाइप्स ऑफ जीएसटी, और कहाँ किस प्रकार का हम जीएसटी लगाते हैं ये मैंने आपको बताया। अब अगला जो पॉइंट हमारे पास दिया है अकाउंटिंग में, जो अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है वो है आपका सप्लाई। यही है ना? देखिए अगला जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, कल मैंने आपको डबल जीएसटी मॉडल के बारे में पढ़ाया ही था। जैसे डबल जीएसटी मॉडल ये कहता है कि इसके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया।
इस ड्यूअल जीएसटी मॉडल के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि ड्यूअल जीएसटी मॉडल जीएसटी में क्या होता है, तो आप बता सकते हैं ड्यूअल जीएसटी मॉडल के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को अपनी आधार पे जीएसटी लगाने और जीएसटी वसूलने का अधिकार दिया गया। समझ में आ रहा है ना? जिसके लिए कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके लिए कह रहा है कि जिसमें स्टेट जो गवर्नमेंट होगा उसको टैक्स रेवेन्यू के लिए, टैक्स की इनकम के लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपना विभाग देखेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना विभाग देखेगा, दोनों अपने हिसाब से जीएसटी को लगाएंगे लोग और अपने हिसाब से जीएसटी को कलेक्ट करने का काम करेंगे। ये मैंने आपको ड्यूअल जीएसटी के मॉडल में कल की क्लास में मैंने बताया था। अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका टाइप्स ऑफ सप्लाई। टाइप्स ऑफ सप्लाई में पहला दिया है आपका सप्लाई। पहले हम सप्लाई के बारे में जानेंगे, सप्लाई का मतलब होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है और सप्लाई को दो तरीकों से समझा जा सकता है। सप्लाई को दो तरीकों से समझा जा सकता है। करे कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चूंकि जीएसटी की बात हो रही है और जीएसटी का पूरा नाम ही होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब एक प्रकार का ऐसा टैक्स होता है जो गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पर भी लगता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सप्लाई को कह रहा है कि दो तरीकों से समझा जा सकता है। एक आपका दिया है गुड्स ऑफ सप्लाई और एक आपका दिया है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। समझ में आ रहा है ना? यानी कि दो प्रकार इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब ये दोनों का मतलब क्या होगा? तो कह रहा है कि जब हम किसी भी गुड्स को सेल करेंगे, जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो यह सप्लाई गुड्स क्या कहला जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। अगर जीएसटी के अंतर्गत किसी गुड्स को अगर हम सेल करते हैं तो उसको बोला जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स। समझ में आ रहा है ना? अगर जीएसटी के अंतर्गत किसी भी गुड्स को अगर हम सेल करेंगे तो उसको बोला जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब हम गुड्स को सेल किए। और कह रहा है कि और जब हम सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा। दोनों में अंतर समझिएगा। जब हम गुड्स को सेल करेंगे, जब हम गुड्स को क्या करेंगे? सेल करेंगे, तो उसको सप्लाई ऑफ सेल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना? और जब हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज के नाम से जाना जाएगा। कोई दिक्कत? सप्लाई का मतलब ही होता है सेल, यानी कि जीएसटी में जो कुछ भी हम सेल करते हैं उसको हम सप्लाई के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए इसमें बताया जा रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होता है। जीएसटी के अंतर्गत अगर हम किसी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है, और जीएसटी के अंतर्गत अगर हम किसी गुड्स को सेल करते हैं तो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला दिया है सबसे पहले यहाँ पे टाइप्स ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई होता कितने प्रकार का है? अभी मैंने आपको बताया सप्लाई के बारे में। सप्लाई का मतलब हिंदी क्या होता है? सेल से होता है, मतलब बेचना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले इंट्रा स्टेट सप्लाई। पहला क्या दिया है? इंट्रा स्टेट सप्लाई, और जिसको हम लोकल सप्लाई के नाम से जानते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई लोकल सप्लाई के नाम से जानते हैं। और ये होता क्या है? तो कह रहा है कि यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ही स्टेट में सेल करें तो यह सप्लाई हमारे लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया, एग्जांपल देते समय टाइप्स ऑफ जीएसटी में मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई ऐसा सेल कर रहे हो जो अपने स्टेट के अंदर हो रहा, उसको हम बोलते हैं क्या? इंट्रा स्टेट सप्लाई। समझ में आ रहा है ना? कह रहा है यहाँ पे कि यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ही स्टेट में सेल करें तो यह सप्लाई हमारे लिए इंट्रा स्टेट या लोकल सप्लाई के नाम से भी जाना जाता है। और एक एग्जांपल दिया है, सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और हम यूपी के ही भीतर किसी अन्य बिजनेस को गुड्स या सर्विस सप्लाई करें तो यह सप्लाई हमारे लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई या इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या लोकल ट्रांजेक्शन कहलाएगा। अपने स्टेट के अंदर अगर सप्लाई होती है, किसी गुड्स की सप्लाई करें या किसी सर्विस की सप्लाई करें, तो उसको जीएसटी के अंतर्गत इंट्रा स्टेट सप्लाई लोकल सप्लाई के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी आपको बताया है, एक बिजनेसमैन है जो रहने वाला है लखनऊ का और एक बिजनेसमैन है जो रहने वाला है पटरौना। अब इन दोनों लोगों के अंदर जो ट्रांजेक्शन होगा, जैसे कि मान के चलिए कि ये पटरौना वाला इनको अगर सेल करता है तो ये भी अपने स्टेट में है और ये भी अपने स्टेट में, तो इस केस में हम कौन सा जीएसटी लगाएंगे? इंट्रा स्टेट जीएसटी लगाएंगे यहाँ पे।
और इंट्रा स्टेट जीएसटी कितने भागों में पड़ता है? 2 भागों में पड़ता है, सीजीएसटी और एस जीएसटी। कोई दिक्कत? अब जैसे कि मान के चलिए कि लखनऊ वाला पटना का सेल करेगा तो भी इंट्रा स्टेट जीएसटी ही लगेगा। आप यूं समझिए कि वैसा ट्रांजेक्शन जो अपने स्टेट के अंदर हो रहा है, ऐसा ट्रांजेक्शन जो अपने स्टेट के अंदर हो रहा है, अगर हम कहें कोई ऐसा गुड्स या सर्विस सेल कर रहे हो जो अपने स्टेट के अंदर सेल कर रहे हो, तो ऐसे सेल को इंट्रा स्टेट जीएसटी के नाम से जाना जाता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोकल सप्लाई के नाम से भी जान सकते हैं, जिसको लोकल ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है, अगला जो दिया है वो है आपका इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर जब शब्द जुड़ जाए तो आप ये समझिएगा कि अपने स्टेट के बाहर, इंट्रा का मतलब अपने स्टेट के अंदर और इंटर का मतलब अपने स्टेट के बाहर। तो कह रहा है कि इंटर स्टेट सप्लाई, कह रहा है कि यदि हमारा गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट के बाहर सेल करें तो यह सप्लाई हमारे लिए इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है। कौन सी सप्लाई? इंटर स्टेट सप्लाई कहती है। सपोज हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और हम यूपी के ही बाहर किसी अन्य राज्य जैसे कि बिहार हो गया आपका, इसको गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं, तो यह सप्लाई हमारे लिए इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट इंटर ट्रांजेक्शन कहलाती है। जैसे एक बिजनेसमैन है आपके बिहार के और एक बिजनेसमैन है आपके यूपी के, ठीक है ना, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य, अब जैसे कि मान के चलिए कि यूपी वाला ये बिहार वाले राज्य को कोई प्रोडक्ट या सर्विस ये सेल करता है, जैसे कि किसी गुड्स या सर्विस को क्या करता है? सप्लाई करता है, तो इस केस में आईजीएसटी लगता है। क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है, जिसको इंटीग्रेटेड यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई के नाम से हम इसको जानते हैं, और इसको हम इस ट्रांजेक्शन को बोल सकते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। क्यों? हाँ, क्योंकि अपने स्टेट से बाहर की ट्रांजेक्शन हो रही है। बस 2 ही चीज आपको देखना है, जैसे कि आपके जब बाउचर पढ़ाए जाएंगे तो उस केस में आपका दिया रहेगा कि ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है, अपने स्टेट के अंदर हो रहा है कि अपने स्टेट के बाहर हो रहा है। अगर अपने स्टेट के अंदर होगा तो लोकल लगाएंगे, और अपने स्टेट के बाहर होगा तो क्या लगाएंगे? इंटर स्टेट लगाएंगे। बस दोनों में यही समझना है आपको कि अगर अपने स्टेट के अंदर हो रहा हो तो हम लोकल जीएसटी का प्रयोग करेंगे, अगर स्टेट के बाहर हो रहा हो तो इंटर स्टेट जीएसटी का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमको तब समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर अपने स्टेट के अंदर है तो इंट्रा जीएसटी, और अपने स्टेट के बाहर है तो इंटर स्टेट जीएसटी, जिसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। इसको हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बोलेंगे, और इसको हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन बोलेंगे, या लोकल ट्रांजेक्शन के नाम से भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? आप चलिए, हाँ, आउट ऑफ कंट्री की बात अभी नहीं हो रही है, अभी आउट ऑफ यूपी की ही बात हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश आ सकता है, लेकिन इन केस कम ही होता है, अपने स्टेट के ही अंदर ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है, या तो अपने स्टेट के अंदर या अपने स्टेट के बाहर। अब देखिए, इसके बाद से यहाँ पे दिया है, अगला जो दिया है वो है आपका इनवार्ड सप्लाई। इन टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम यहां से लेके यहां तक? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, अगला जो दिया है वो है आपका इनवार्ड सप्लाई। क्या दिया है? इनवार्ड सप्लाई। अब इनवार्ड सप्लाई क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जीएसटी में हम कुछ भी परचेज करते हैं, हमारी इनवार्ड सप्लाई होने पर हमें आरटीसी प्राप्त होती है। कह रहा है कि जीएसटी में हम जो कुछ भी परचेज करते हैं, परचेज का मतलब खरीदते हैं, कह रहा है कि जीएसटी में हम जो कुछ भी परचेज करते हैं तो हमारी इनवार्ड सप्लाई होने पर हमको आईटीसी प्राप्त होती है। आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आगे की टॉपिक में दिया हुआ। समझ में आ रहा है ना? ये कह रहा है यहाँ पे कि जैसे कि इनवार्ड सप्लाई में कह रहा है कि जीएसटी में हम जो कुछ भी परचेज करते हैं, परचेज का मतलब खरीदते हैं, तो कह रहा है कि हमारी इनवार्ड सप्लाई होने पर हमको आईटीसी प्राप्त होती है, आईटीसी प्राप्त होती है। और आउटवार्ड सप्लाई क्या होता है? तो जीएसटी में हम जो कुछ भी सेल करते हैं, जीएसटी में जो कुछ भी सेल करते हैं तो हमारी आउटवार्ड सप्लाई कहलाती है, और आउटवार्ड सप्लाई होने पर टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये दोनों टॉपिक आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये क्लियर हो कि टैक्स लायबिलिटी क्या होता है और आईटीसी क्या होता है, तभी तो क्लियर होगा। तो देखिए, इसमें पहला आपको बताया जा रहा है इनवार्ड सप्लाई क्या होता है, सॉरी,
हाँ, इनवार्ड सप्लाई क्या होता है और आउटवार्ड सप्लाई क्या होता है। सप्लाई को दो भागों में बांटा गया, एक आपका इनवार्ड सप्लाई और एक आपका आउटवार्ड सप्लाई। तो इनवार्ड का मतलब ये होता है कि परचेज से लिया गया है और आउटवार्ड आपका सेल से लिया गया। यानी कि जीएसटी में जो कुछ भी हम परचेज करते हैं वो हमारी इनवार्ड सप्लाई होने पर हमको आईटीसी क्या होती है, प्राप्त होती है, आईटीसी प्राप्त होती है। और कह रहा है कि आउटवार्ड सप्लाई, तो जीएसटी में हम जो कुछ भी सेल करते हैं, जीएसटी में जो कुछ भी हम सेल करते हैं तो हमारी आउटवार्ड सप्लाई कहलाती है, और आउटवार्ड सप्लाई होने पर टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। अब दोनों में अंतर क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टैक्स लायबिलिटी होता क्या। तो देखिए, ये जो इनवार्ड सप्लाई जो दिया हुआ है, ये इनवार्ड सप्लाई होता है किसके लिए, कस्टमर के लिए, क्योंकि कस्टमर तो ही किसी प्रोडक्ट को परचेज करने जाएगा। बोलिए, तो कस्टमर को आईटीसी प्राप्त होती है, कस्टमर को आईटीसी क्या होती है, प्राप्त होती है। कब, जब खरीदने जाता है तब। और बिजनेसमैन को टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो सेल कर रहा है। दोनों में अंतर समझ में आया। लेकिन और भी अगर आपको डीपली जानना है तो इसमें आपको पहले ये समझना होगा कि सर टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी में अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर समझिए पहले आप, टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी में अंतर क्या है। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका टैक्स लायबिलिटीज। क्या दिया है, टैक्स लायबिलिटी। और कह रहा है कि जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई यानी कि सेल करते हैं तो हम गुड्स की कीमत के साथ ही साथ कुछ टैक्स अमाउंट या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। जैसे कह रहा है यहाँ पे, जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं तो हम गुड्स की कीमत के साथ ही साथ कुछ टैक्स अमाउंट या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। और कह रहा है कि गुड्स को सेल करते समय हम जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं वही हमारे लिए टैक्स लायबिलिटी कहलाती है। जैसे कि मान के चलिए मैंने एक माउस बेचा, तो माउस का रेट मैंने दिखा दिया 100 रुपया। कितना रुपया, 100 रुपया। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान के चलिए कि मैं एक दुकानदार, मैं एक बिजनेसमैन, और हमारे पास कोई कस्टमर आया कि भैया हमको माउस खरीदना है, माउस कै रुपया में आप बेचते हैं, तो मैंने बताया 100 रुपया में माउस मिलेगा आपको। तो 100 रुपया मैंने किसका दाम बताया, प्रोडक्ट का दाम बताया ना, किसका दाम मैंने बताया, प्रोडक्ट का दाम बताया। तो ये जब 100 रुपया देगा तो हम कहेंगे कि ऐसा हम 100 रुपया नहीं लेंगे, इसमें 5% आपको जीएसटी भी देना होगा, 5% आपको जीएसटी भी देना होगा, क्योंकि जीएसटी हम अपने घर से नहीं भरेंगे, जीएसटी तो आपको देना ही होगा। तो दुकानदार को टोटल कस्टमर ने पैसा कै रुपया देगा, 105 रुपया। कै रुपया दुकानदार को दिया गया, 105 रुपया। दुकानदार हमारे सॉरी कस्टमर हमारे पास आया कि भैया हमको एक जो है माउस दे दीजिए। मैंने माउस का रेट बताया कि अगर आप माउस लेंगे तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। तो 100 रुपया तो प्रोडक्ट का दाम हो गया, और मैंने बोला कि 100 रुपये का अगर आप हमारे वहां से माउस खरीदेंगे तो आपको 5% टैक्स भी देना है। तो टोटल कस्टमर ने क्या पैसा दिया, 105 रुपया दिया। तो ये जो 5 रुपया जो हमारे पास मिल रहा है किसके लिए, हमारे लिए, जो हमने सेल किया है, हम तो बिजनेसमैन हो गए ना, तो ये 5 रुपया हमारे लिए टैक्स लायबिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टैक्स लायबिलिटी कहलाएगा। ये हमारे लिए टैक्स लायबिलिटी कहलाएगा। नहीं समझ में आ रहा है। ये कस्टमर ने सामान का मूल्य पूछा, मैंने 100 रुपया बताया, कस्टमर ने सामान को ले लिया, फिर मैंने बोला कि ऐसा है कि 100 रुपया आपसे नहीं चाहिए, 5% आपको टैक्स भी देना है। तो कस्टमर ने टोटल पैसा कितना दिया, 105 रुपया दिया। तो ये 5 रुपया हमारे लिए, क्यों, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं। तो जब अगर मैं गुड्स को सेल करता हूं तो मेरे लिए वो 5 रुपया टैक्स लायबिलिटी कहलाता है। और वही जो कस्टमर है, जो खरीद रहा है, उसके लिए ये 5 रुपया आईटीसी कहलाता है। नहीं समझे, इसके लिए आईटीसी कहलाता है। किसके लिए, जो कस्टमर खरीद रहा है। क्योंकि आईटीसी तब प्राप्त होती है जब वो क्या करता है, परचेज करता है, और टैक्स लायबिलिटी तब बढ़ जाती है जब गुड्स को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया। और यहाँ पे दिया भी है, कह रहा है कि जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ ही साथ कुछ टैक्स अमाउंट या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं।
और गुड्स को सेल करते समय हम जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं वही हमारी टैक्स लायबिलिटी कहलाती है। अगर 5% मैंने बताया तो 5 रुपये हमारे लिए टैक्स लायबिलिटी है। अगर 20 रुपया बताते तो 20 रुपया हमारे लिए टैक्स लायबिलिटी होगा। मतलब जितना हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं प्रोडक्ट की कीमत के साथ हम जितना पैसा ले रहे हैं टैक्स के रूप में वही हमारे लिए टैक्स लायबिलिटी होगा और जो खरीद रहा है उसके लिए आईटीसी होगा। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे लिखा भी है कि गुड्स को सेल करते समय जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं वही टैक्स लायबिलिटी कहलाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यदि हमने गुड्स की कस्टमर को सप्लाई किया जिसकी कीमत 100 रुपया, अभी मैंने एक एग्जांपल बताया, कह रहा है कि अगर हमने किसी कस्टमर को किसी गुड्स को सप्लाई किया जिसकी कीमत 100 रुपया है और इस गुड्स पे 5% जीएसटी भी लागू, कितना परसेंट? 5% जीएसटी भी लागू है, अतः टैक्स अमाउंट 5 रुपया होगा। इस प्रकार हम कस्टमर से टोटल 105 रुपया कलेक्ट करते हैं। कितना रुपया? 105 रुपया कलेक्ट करते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी 5 होती है। यानी कि 100 रुपया से जितना हम अधिक लेंगे वही हमारे लिए टैक्स लायबिलिटी होगी। कोई दिक्कत किसको? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए अगर हम आईटीसी के बारे में बात करें तो आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये किस समय प्राप्त होता है? तो जब हम परचेज करते हैं तो लिखा भी है कि जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं। यहाँ किसकी बात हो रही है? लेने की बात हो रही है। और यहाँ किसकी बात हो रही है? देने की बात हो रही है। तो देता कौन है? कस्टमर। मैंने आपको जीएसटी में पढ़ाया था कि छोटे छोटे कस्टमर ही वो क्या करते हैं? जीएसटी देते हैं। तो बड़े लेवल के जो व्यापारी होते हैं उसको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को रिटर्न भरने का काम करते हैं। मैंने बताया था ना कल की क्लास में। तो यहाँ पे लिखा भी है कि जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं और यही टैक्स अमाउंट ही हमारे लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी कहलाती है। और कह रहा है कि सपोज यदि हमने गुड्स अपनी सप्लायर से परचेज किया जिसकी कीमत 100 रुपया था। कितना रुपया था? 100 रुपया था। और कह रहा है कि इस गुड्स पर 5% जीएसटी भी लागू है, अतः टैक्स अमाउंट हमको 5 रुपया देना होगा। मैंने अभी आपको बताया 5 रुपया देना होगा। इस प्रकार हमने सप्लायर की टोटल 105 पेमेंट किया तो इस ट्रांजेक्शन के लिए हमारी आईटीसी कितना होगी? 5 रुपया होगी। अब क्लियर हुआ? यानी कि जो खरीदेगा उसके लिए 5 रुपया आईटीसी हो जाएगा और जो बेचेगा उसके लिए टैक्स लायबिलिटी 5 रुपया बढ़ जाएगा। दोनों में अंतर समझ में आया? ये मैंने एग्जांपल भी आपको बताया है। ये अगर 5 रुपया आईटीसी होगा किसके लिए? कस्टमर के लिए। और ये 5 रुपया लायबिलिटी होगा किसके लिए? टैक्स लायबिलिटी किसके लिए होगा? एक क्वेश्चन बनती है कि सर ये 5 रुपए को टैक्स लायबिलिटी क्यों बोला जा रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये 5 रुपया दुकानदार के लिए टैक्स लायबिलिटी क्यों बोला जा रहा है? जीएसटी है तो हम ओनली जीएसटी नहीं बोल सकते हैं, टैक्स लायबिलिटी क्यों बोलेंगे? हाँ ओपिनियन दीजिए अपना अपना, मैं चेक करूंगा कितना कितना आप लोग पढ़ के आए। ये टैक्स लायबिलिटी क्यों, इसमें टैक्स लायबिलिटी बोला जा रहा है? यहाँ पे टैक्स नहीं बोल सकते हैं डायरेक्टली। देखिए सोचेंगे तो बड़ी लंबा टाइम लगेगा। टैक्स लायबिलिटी की बात हो रही है। टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। ये 5 रुपया गवर्नमेंट का कर्ज इस पे अभी जुड़ा हुआ है। वो एक प्रकार का ऐसा कर्ज है जो जीएसटी के तौर पे उसको गवर्नमेंट को देना है, इसलिए टैक्स लायबिलिटी लिखा हुआ है। यानी कि वो टैक्स का एक प्रकार का क्या है? कर्ज जो गवर्नमेंट को देना है। किसको? बिजनेसमैन। या बिजनेसमैन गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा तभी जाकर के उसकी लायबिलिटी बराबर होगी, हटेगी। तो उसके लिए तो कर्ज है ना, इसलिए उसको टैक्स लायबिलिटी बोला गया। समझ में आया? अब इसके बारे में मैंने आपको बताया ही है। जैसे यहाँ पे टैक्स कंपोनेंट करके दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि सेंट्रल जीएसटी, कह रहा है कि सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी आर सेंट्रल टैक्स बोला जाता है। ये लगता है ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई या गुड्स आर सर्विस आर बोथ। मतलब ऑन इंट्रा का मतलब अपने स्टेट के बाहर। बहुत अच्छी जवाब। अभी मैंने बताया ऑन इंट्रा की बात हो तो अपने स्टेट के अंदर। अगर अपने स्टेट के अंदर किसी गुड्स या सर्विस को अगर हम सेल या सप्लाई करते हैं तो उसमें सीजीएसटी लगता है। अभी मैंने बताया ना। और यस जीएसटी भी बिल्कुल उसी के जैसा होता है। यस का मतलब स्टेट होता है और इसमें भी अपने स्टेट के अंदर किसी गुड्स या सर्विस या दोनों को अगर हम सेल या सप्लाई करते हैं तो उसमें यस जीएसटी लगता है। और इंटीग्रेटेड आईजीएसटी कब लगता है? तो कह रहा है कि अपने स्टेट के बाहर जब हम इंपोर्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब जब कुछ इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? आयात।
आयात और निर्यात आपने पढ़ा होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, मंगवाना मतलब आयात करना और निर्यात करना। तो जैसे कि मान के चलिए हमारे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे पास नहीं है, उसको किसी अन्य स्टेट से हमको मंगवाना है, तो उसके लिए आईजीएसटी चार्ज होता है। और यहाँ पे लिखा भी है ऑन इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर बोथ, मतलब अपने स्टेट के अंदर, जैसे कि मान के चलिए कि यूनियन टेरिटरी सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में भी अगर जो हम क्या करते हैं किसी गुड्स या सर्विस को हम सेल करते हैं, तो उस केस में भी आपका जो है क्या होता है यूटी जीएसटी ना लगा करके ऑन इंट्रा ही अप्लाई होता है, इसलिए यहाँ पे ऑन इंट्रा के अंतर्गत इसको भी शामिल किया गया। तो इसमें ऑन इंट्रा भी हो सकता है और इसमें इंटर स्टेट भी हो सकता है, क्योंकि अपने स्टेट की बाहर भी हम सप्लाई कर सकते हैं और अपने स्टेट के अंदर भी हम सप्लाई कर सकते हैं। यही आपको मैंने टैक्स मतलब टाइप्स ऑफ जीएसटी में मैंने आपको पढ़ाया भी है कि इंट्रा स्टेट क्या होता है और इंटर स्टेट क्या होता है। यूटी जीएसटी का प्रयोग उतना ज्यादा नहीं होता है, मेन आपका दो ही होता है, एक आई जीएसटी और एक जो है लोकल जीएसटी, बस यही दो जीएसटी का ज्यादा मात्रा में प्रयोग होता है। इसके बाद से यहाँ पे टैक्स का प्रकार दिया हुआ है, जीएसटी को कितने भागों में शामिल किया गया है, ये सेंट्रल टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं, स्टेट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं, ये सब अलग अलग क्लासिफिकेशन करके दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि इतने सारे जो टैक्स आपको मिलेंगे, आप ये समझिएगा कि ये सब सेंट्रल टैक्स के अंतर्गत आते हैं। और इस टाइप के जो आपको टैक्स मिलेंगे, जैसे आपका वैट हो गया, परचेज हो गया, एंट्री हो गया, लग्जरी हो गया, सरचार्ज हो गया, ये सब आपके स्टेट टैक्स के आते हैं, जिसको यूनियन टेरिटरी टैक्स भी बोला जाता है, मतलब ये सब केंद्र शासित प्रदेशों में भी आते हैं। और अगला आता है इंटीग्रेटेड, जिसको आईजीएसटी के नाम से बोलते हैं, इसमें इतने प्रकार के टैक्स आते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो कल से हम लोग पढ़ा जाएगा रजिस्ट्रेशन से, ठीक है, लेकिन इसके पहले आप पूरा पढ़ के आइए, मैं पूरा पूछूंगा तब आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, पूरा मैं पूछ लूंगा तब आगे पढ़ाऊंगा।